सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू 5M सीरीज़ के अंदर। सो लेट्स डिस्कस। सो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में है, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड मतलब म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट की इसमें बात की है। इसमें खासतौर से दो चीज़ें हैं, एक तो रेगुलर और डायरेक्ट प्लान्स की बात की गई है। सो रेगुलर और डायरेक्ट प्लान है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड में मेनली ये होता है कि बहुत सारे लोग एक जो फंड मतलब पैसा पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, फिर उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट किया जाता है, जो रिटर्न आता है वो फिर अलग अलग आपके जो भी मतलब जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको प्रोपोर्शनली पे किया जाता है। सो म्यूचुअल फंड में दो मेनली प्लान्स होते हैं, एक होता है रेगुलर प्लान होता है और एक आपका होता है कि डायरेक्ट प्लान। तो सपोज़ कि अगर आप लार्ज कैप एक्टिव फंड या कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, यू इन्वेस्ट इन लार्ज किसी भी ऐसे कंपनी पे लाइक है ना, तो उस पर आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे जो कि जिसका एक रिलेटेड फंड है उस पर इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू है, मान लो कि आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट आपका किया गया है। सो अगर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू दिया है तो वहाँ पे ये जो अप्रोच है इसको हम रेगुलर बोलेंगे, और अगर बीच में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो उसे हम डायरेक्ट बोलेंगे। अब सिंपल सी बात है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर है बीच में तो उसे भी इंसेंटिव चाहिए होगा, तो जो भी आपकी कमाई होगी उसमें कुछ परसेंटेज जो है डिस्ट्रीब्यूटर भी है, तो ये एक आपका है। सो जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी इट ऑल्सो पे कमीशन टू डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी लाइक व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ फंड एंड फॉर एवरी ईयर यू स्टे इन्वेस्टेड इन द फंड, तो इसके लिए सर्टेन अमाउंट जो है वो पे किया जाता है टू द डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल। सो पोर्टफोलियो एंड द फंड मैनेजर फॉर बोथ डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान्स आर सेम। पहला चीज़ तो इसमें ये हाईलाइट आपके किया गया है कि यहाँ पे दोनों सेम है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर रेगुलर प्लान जो है स्विच किया जाता है टू डायरेक्ट प्लान, इट डज नॉट अट्रैक्ट कैपिटल गेन टैक्स। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि डज नॉट अट्रैक्ट रेगुलर, इट डज नॉट अट्रैक्ट रेगुलर। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इफ़ यू वांट टू स्विच अ रेगुलर प्लान, अगर आप रेगुलर प्लान में बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है और डायरेक्ट प्लान पे जा रहे हो, तो उसमें मे बी जो अर्निंग है वो ज़्यादा हो, तो यहाँ पे क्या है दिस, अगर ऐसा कुछ करता है तो वहाँ इट में अट्रैक्ट अ कैपिटल गेन टैक्स। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला आपका सही है। तो आंसर जो होगा इसका दैट इज़ इनकरेक्ट आपसे पूछा तो टू ओनली जो है इसका आपका जो है वो आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे व्हेन अ रेगुलर प्लान इज स्विच टू अ डायरेक्ट प्लान, अगर रेगुलर प्लान को आप डायरेक्ट प्लान पे स्विच करते, इफ यू वांट टू स्विच फ्रॉम अ रेगुलर प्लान टू अ डायरेक्ट प्लान, यहाँ पे इट वुड अट्रैक्ट अ कैपिटल गेन, दिस इज बिकॉज योर स्विच इज कंसिडर्ड अ रिडेम्पशन ऑफ द रेगुलर प्लान एंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन द सेम फंड थ्रू द डायरेक्ट प्लान। तो यहाँ पे ये है, एक बार आप चेक कर लेना। दूसरा देखते हैं यहाँ पे जूट के ऊपर है, कल्टीवेशन ऑफ जूट के कंटेक्स्ट में ये जो क्रॉप है ग्रो करता है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में, लगभग 80 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। सो दिस क्रॉप ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ 80 to 90%, ठीक है। लाइक कॉटन, जूट भी फर्टिलिटी जो सॉइल की उसको अफेक्ट करता है, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। अब इंडिया में 56% वर्ल्ड का जूट प्रोडक्शन है, बांग्लादेश में सेकंड है, इस सेकंड विथ 25%, ये भी ठीक है। 2024 के अंदर इंडिया बांग्लादेश को टुक लाइक इट हैज़ टेकन ओवर बांग्लादेश एज अ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, ये गलत स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट पूछा है, तो इनकरेक्ट आपसे पूछा है, तो इनकरेक्ट सिर्फ आपका इसमें एक ही स्टेटमेंट है, तो आंसर इसका 1 ओनली होगा। विदाम गल्फ अभी रिसेंटली न्यूज़ में था ऑन अकाउंट ऑफ जेनेटिक सर्वे आउट किया गया साइनोबैक्टीरिया का, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इसे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हार्मफुल अलगल ब्लूम आपको पता होगा, जैसे अगर कोई भी वाटर बॉडी उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सो बहुत सारे जो एल्गीज वो पूरे तरीके से फैल जाती हैं, काई फैल जाते हैं वाटर बॉडी में, इट मे ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्रोफिकेशन एज वेल। सो इस चीज़ के लिए ये न्यूज़ में था अभी। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ध्यान में रखना है, इट्स देयर इन केन्या। सो इंटरनेशनल टीम जो है उन्होंने सर्वे आपका किया गया था वेनम गल्फ, जो कि है लेक विक्टोरिया का है, लेक विक्टोरिया केन्या, और इस पर के माध्यम से जो स्टडी पूरी की गई थी एल्गल हार्मफुल जो एल्गल ब्लूमिंग की, बिकॉज ये हार्मफुल भी होता है, खासतौर से अगर जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए भी बहुत हार्मफुल है, और इसे शॉर्ट में हार्मफुल साइनो HAB शब्द ऐसे यूज़ किया जाता है, तो कि साइनोबैक्टीरिया हार्मफुल एल्गल ब्लूम शब्द जो है इसके लिए इस्तेमाल आपका किया जाता है। तो ये जो ब्लूम है ये मेनली जैसे एक जगह थी पास में होमा बे, वहाँ पे तक सीमित था, लेकिन अभी एक्सपैंड भी कर रहा है। तो यहाँ पे इवन आउटसाइड जैसे कई रीजन है, इवन एक रिवर है वहीं पे याला रिवर,
तो वहाँ भी ये अल्गल ब्लूम देखने को मिल रहा है और उसके पीछे ये हार्मफुल साइनोबैक्टीरिया और ये सभी रिस्पॉन्सिबल होती है। ये थोड़ा याला रिवर याद रखो, हाँ हुमा बे याद रखो, और दूसरा चीज़ आपको जो याद रखना है दैट इज़ विनाम गल्फ याद रखना है। लेक विक्टोरिया एक बार मैप में चाहो तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चीपनिंग डोमेस्टिक गुड्स ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग नेट एक्सपोर्ट, अ डेप्रिसिएशन इन नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस नेट एक्सपोर्ट बट नॉट आउटपुट। देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ आपको पहले ध्यान रखना है कि जैसे एक्सचेंज रेट जब हम शब्द यूज़ करते हैं ना, जैसे मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट आप जैसे बाय करते हैं तो उस प्रोडक्ट का सेम सा प्राइस दूसरे देश में क्या होगा। अगर सपोज़ करो भारत के अंदर 100 रुपीज़ है और दूसरे देश के अंदर वही चीज़ उसकी करेंसी में आपका वेरी करता है, तो यहाँ पे क्या है कि है ना, जैसे जब हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द नॉमिनल एक्सचेंज रेट, तो इसमें क्या है कि इसमें जो प्रेजेंट प्राइस है उसको कंसिडर किया जाता है। इस है ना, जब आप रियल जो आपका रियर जिसे हम बोलते हैं, तो जो रियल एक्सचेंज रेट अगर आप देखते हैं तो इस पर इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते चीज़ें एडजस्ट की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द, अगर मान लो कि कोई भी डोमेस्टिक लेवल पे कोई गुड है, अगर वो सस्ता होता है तो उस पर बेसिकली इट विल ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग नेट एक्सपोर्ट। सस्ता है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो उसमें, क्योंकि आपको बेनिफिट इस चीज़ का होगा, एक्सपोर्ट के लिए बेनिफिट फिनिशियल है क्योंकि आपके कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट कोई गलत नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन इन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द नेट एक्सपोर्ट बट नॉट आउटपुट। अब इसमें देखो सिंपल सी चीज़ है कि अगर डेप्रिसिएशन है नॉमिनल एक्सचेंज रेट का, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू फर्दर आपकी रिड्यूस हो रही है ना, डिप्रिशिएट कर रही है। जैसे रुपी है, अब रुपी सपोज करो $1 $70 का है, अब $1 $80 का हो गया, तो ये डेप्रिसिएशन की स्थिति होगी। तो अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट का डेप्रिसिएशन आपका इस स्थिति में हो रहा है, तो ये क्या है, ये इट कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द नेट एक्सपोर्ट एंड आउटपुट। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट कर सकता है बट नॉट आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे इट कैन आप कह सकते हैं कि बोथ आउटपुट और नेट एक्सपोर्ट को ये कर सकता है। ऑल्दो इसमें कुछ कंडीशंस जरूर से होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि सपोज जो नेट एक्सपोर्ट है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे टू रियल एक्सचेंज रेट, और डेप्रिसिएशन जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट का ही इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द रियल एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, मतलब रियल एक्सचेंज रेट से भी ये चीज़ जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्टेटमेंट कर रहा है कि इसमें आउटपुट बट नॉट आउटपुट, बट है ना, तो इट कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस नेट एक्सपोर्ट को भी कर सकता है पॉजिटिव, और आउटपुट को भी कर सकता है। देखो सिंपल सी चीज़ है, जैसे अगर सपोज अगर मैंने $1 की कोई चीज़ को बेचा, पहले मुझे उसका $70 मिलता था, अब $1 का चीज़ मैंने एक्सपोर्ट किया, मुझे $80 मिल रहा है, तो यही डेप्रिसिएशन ओवरऑल आपकी वैल्यू, करेंसी की जो वैल्यू है वो आपकी थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है, बट ओवरऑल जब आप चीज़ें एक्सपोर्ट करते हो तो आपकी करेंसी के टर्म्स में आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो ये चीज़ है, जैसे इसी वजह से कई बार इंटेंशनली अपनी करेंसी को वीक रखने का प्रयास किया जाता है कि उनको एक्सपोर्ट में जो है उसका बेनिफिट मिले। तो यहाँ पे जो आंसर आपके लिए होगा दैट इज़ डी। विथ रेफरेंस टू पेट्रोलियम इंडस्ट्री भारत के अंदर है, ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। सो द रूट ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है देखा जाए तो 1867 में जो पहला ऑयल वेल ड्रिल किया गया था असम के अंदर। स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 1959 हेराल्ड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू रिफाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एट प्रेजेंट इंडिया के 19 पब्लिक सेक्टर PSUs हैं फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन। अब देखो बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको पढ़ने की करने की आदत डालनी पड़ेगी, और अगर आप जैसे PT 730 कोर्स का हिस्सा हैं या फिर अगर आप दूसरे किसी कोर्स का हिस्सा हैं जैसे टेस्ट सीरीज़ का, तो उसमें इसका पूरा कंपाइलेशन मैं 2 साल बना के आपको स्टडी मटेरियल के रूप में दे रहा हूँ, तो उसको करना है और आपको टेस्ट देने हैं। या आप PT 730 जो 2 साल का करंट अफेयर है उसको आपको पढ़ते रहना। इवन आप 2026 की है तो 2026 की अगर आपकी तैयारी तो कोई भी कर रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना। एक तो इसमें पूरा है ना मेंटरशिप प्रोग्राम भी एक लॉन्च होगा 2026 के लिए, और दूसरा कंप्लीट कोर्स फाउंडेशनल बैच भी आपका रहेगा जिसमें पूरी चीज़ें कवर होंगी अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, और एक करंट अफेयर बैच भी आपका सेपरेट लॉन्च होगा अगर आप 2026 की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना जो लोग 26 की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू मैराइन फिशरीज सेंसस जो है रिसेंटली कंडक्ट की गई थी। तो सिंस 2005 मैराइन फिशरीज जो सेंसस अंडरटेकन एवरी 3 ईयर्स लिखा है, 3 ईयर्स नहीं 5 ईयर्स है, तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। 2025 की बात करें, फुली डिजिटल प्रोसेस जो है मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है रियल डेटा कलेक्ट किया गया था। मैराइन फिशरीज मतलब फिशेस के कंटेक्स्ट में जो सेंसस आपका कंडक्ट किया जा रहा है। सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जो है उसने 5th मैराइन जो फिशरीज है
सेंसस आपका लॉन्च किया था, वर्ल्ड फिशरीज डे के ओकेशन में चीज़ आपकी जो है वो लॉन्च की गई थी। और सेंसस जो है वो ICAAR जो कि आपका सेंटर मैराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है विद द सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ के माध्यम से लॉन्च किया गया था। ये हर 5 साल के अंदर किया जाता है। इस बार पूरा डिजिटल प्रोसेस जो है अपनाया गया था। 1.2 मिलियन हाउस होल्ड जो है अक्रॉस इंडियन कोस्ट लाइन उनको कवर किया गया था। डेटा को कलेक्ट करना ऑन हाउस होल्ड साइज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और इस सब में, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है और सेकंड आपका से इनकरेक्ट पूछा है, तो पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है। डेड सी हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ इकोलॉजिकल डिजास्टर उसे फेस करना पड़ा। ऑल्सो वाटर ऑल्सो बीइंग पम्प्ड आउट बाय लोकल फैक्ट्रीज एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल मिनरल्स पोटैश, ब्रोमीन, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मेटल मैग्नीशियम टू सेल टू द मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। सो इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग, कौन से देश जो है बॉर्डर करते हैं डेड सी को, कौन कौन से देश बॉर्डर करते हैं। तो यहाँ पे देख आप याद रखना कि इजराइल है और जॉर्डन जो है, डेड सी इज़ बॉर्डर्ड बाय इजराइल एंड जॉर्डन, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है। और ये इंपॉर्टेंट भी एक बार मैप में आप लोग देख लेना, सीरिया डज नॉट बॉर्डर इट। सो नदर्न हाफ ऑफ द वेस्टर्न शोर इन द पैलेस्टीन वेस्ट बैंक विच हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय इजराइल, जो आपका 1967 का अरब इसराइल वॉर हुई थी। डेड सी जो लोएस्ट लैंड बेस्ड फीचर है अर्थ के अंदर अगर देखा जाए, ठीक है। सो डेड सी का जो मेन ट्रिब्यूटरी है, जो मेन रिवर इसमें आती है, उसे जॉर्डन रिवर बोलते हैं, जॉर्डन रिवर है। तो देखो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, यहाँ पे इकोलॉजिकल डिजास्टर लाइक डेड सी को फेस करना पड़ रहा है और वाटर को लोकल फैक्ट्रीज और एक्सट्रैक्ट करके और उससे सभी मिनरल्स और निकाल के मार्केट में बेच भी रहे हैं, तो इससे भी काफ़ी इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सीरिया और जो है जॉर्डन और इजराइल इसका हिस्सा है, तो ये आपका बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बायो पावर इंक्लूडिंग बायोमास एंड गैस एनर्जी कंट्रीब्यूट एडिशनल 11.32 गीगावाट टू द रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में ये एड ऑन हो रहा है जो बायो पावर है, जिसमें बायोमास और बायो एनर्जी के माध्यम से, बायोमास मतलब जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, अब कोई लकड़ी है या कोई भी वेस्ट मटेरियल है, उसका अगर पूरा मॉइस्चर निकाल दो तो जो बचता है वो बायोमास है। सो उसके माध्यम से आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, बायो पावर हम कहेंगे। तो ये एडिशनल 11.32 गीगावाट में कंट्रीब्यूट करेगा। 2024 की बात करें तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है, ये लगभग 40% है, अकाउंटिंग फॉर मोर देन 40% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इट इज़ मोर देन 40% है। इंडिया का जो टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है इंक्रीज आपकी हुई है फ्रॉम 186 गीगावाट से लेकर 211 गीगावाट में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे तीनों आपसे पूछा कितने करेक्ट हैं, तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके इसमें करेक्ट है, ठीक है। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो एवरी ईयर ऑन अगस्त 20 अक्षय ऊर्जा डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में। और इसमें ये फैक्ट्स जो हमने डिस्कस किया है, तो इंडिया रिसेंट डिकेड की बात करें, इंडिया का जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमारी है, इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, तो वो एक्सपैंड की है बाय 165%, ठीक है, 165% जिससे। और इंडिया का टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल जो कैपेसिटी है वो लगभग 211.36 तक हुई है, 211.36 है ना, लगभग आपका है ना इन 2024 में। और टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी वो भी हमारी रीच हुई है, अराउंड 452.69 गीगावाट तक रीच आपकी हुई है। तो ये फैक्ट थोड़ा से आपको ध्यान में रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस साल प्रीलिम्स देना है तो PT 730 कोर्स मत मिस कीजिएगा, और सुपर 10 सीरीज़ है, तो इसमें यूज़ द कोड UPSC लाइव, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 50%। क्रैश कोर्स आपका प्रॉपर, जिसमें सारी चीज़ें हैं, लगभग 50+ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और इस कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है। 26 की तैयारी कर रहे हैं तो जल्द कोर्स लॉन्च होगा, जिसमें 26 का करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक तो ये होगा, इसके अलावा बुक सीरीज़ और NCERT फाउंडेशन बैच सब कुछ आएगा। एग्रीकल्चर और पवेड का ऑप्शनल भी जल्द आपका लॉन्च होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं कौन कौन 26 की तैयारी कर रहा है। सो डाउनलोड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कोर्सेज के कंटेक्स्ट में आप saurabh.pandey.upsc.com विजिट कर सकते हैं, ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं, डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हिंदू सेशन में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।